हाय दोस्तों, आधुनिक भारत के जो इतिहास था उसके चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। बाकी 3 वीडियो मैंने आपको दिए थे जहां मैंने आपको वादा किया था कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप ये वीडियो मेरे देखते हैं, 4 से 5 जो वीडियो आएंगे आधे आधे घंटे के, इन वीडियो के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो अभी बीपीएससी एईडीओ है, बिहार एसआई है, यूपी एसआई है, एनटीपीसी के एग्जाम है या एसएससी के एग्जाम है, आप इन वीडियो को देख के जाइए। अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आपके 100% सही नहीं हो तो बताइए मुझे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसको हम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई तथा बीएसएससी से संबंधित और भी प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और जीएस के। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा, आपको मजा जरूर आएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता तो। मैंने आपको जितने भी गवर्नर और वायसराय हुए हैं उन सब से उनके समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं वो सब मैं करवा रहा था। मैंने 1925 तक 1926 तक रीडिंग के टाइम तक करवा दिया है पीछे के वीडियो में, जिसको आपको आई बटन में देखने को देख सकते हैं। आइए, आज ये चौथा वीडियो है जहां हम शुरू कर रहे हैं। आज शुरू करेंगे इरविन से। इरविन का जो टाइम पीरियड है वो 1926 से 1931 तक का टाइम पीरियड है। 1931 से 1931 तक का इसका जो टाइम पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके समय में कई सारी घटनाएं हुई हैं, तो उसमें से हम देखते हैं एक एक करके। जो फर्स्ट इंसिडेंट है वो है देसी रियासतों के संबंध में। इसके समय में ही 1927 में एक समिति बनाई जाती है जिसे कहते हैं हर्टोग बटायर जो है उनके समय में एक समिति बनती है। तो पूछा जाता है कि ये समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। किसके समय में हुआ था? इरविन के समय में। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो देसी रियासतें थी उनके संबंध में विचार करना था और उनके संबंध में जानकारी पता करना था कि वो भारतीय राज्य का हिस्सा किस तरीके बनेंगे। तो ये है हर्टोग बटायर समिति की नियुक्ति की गई 1927 में इरविन के द्वारा। इसी के समय में ही जो हमारी एक सेना थी, ठीक है, 1927 में ही जो नेवी है उसका एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसे कहते हैं भारतीय जल सेवा अधिनियम 1927। नेवी को किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा ये देखा गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे नेवी विद्रोह भी हो रहे थे। ठीक है, उसी समय 1927 में ही एक और चीज होती है, वो होती है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है दिसंबर 1927 में। तो ये भी सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में इरविन के टाइम पर ही जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो है कि साइमन कमीशन का भारत आना। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है, जिसमें साइमन गो बैक के नारे दिए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि सर साइमन की अध्यक्षता में जितने भी समिति के मेंबर थे वो सभी के सभी गोरे थे और इस वजह से नाराज थे भारतीय कि अगर हम पर कानून बनाना है तो हम ही इस समिति में नहीं रखा गया। इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था, क्योंकि सभी के सभी सदस्य इसके गोरे थे। ठीक दोस्तों, इसमें एक चीज और पूछी जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है कि इसके सदस्य कितने थे साइमन कमीशन के? तो 7 सदस्य थे। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि इसके कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पर ये हुआ था। ठीक है, तो 7 सदस्य थे। ठीक दोस्तों, 7 से मेंबर थे साइमन कमीशन के। एक का नाम था जो मुख्य प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। इसका देखिए 1928 में आप जानते हैं लखनऊ में सभी जो मेंबर है ऑल पार्टी मीटिंग होती है। कहां पर? लखनऊ में 1928 में। और यहीं पर आप जानते हैं नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू फादर हैं उनके द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। 1928 में ही कृषि से संबंधित एक कमीशन भारत आता है। ठीक है, वहीं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। तो किसके समय में है? इरविन के समय में ही। ठीक है, और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, रावी नदी किनारे ध्वज फहरा करके। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को आतंकवादी बम फेंकने के आरोप में
सो इनको बम फेंका था और इसी का आरोपी बनाया गया था। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ये बम फेंका था और 64 दिन की भूख हड़ताल हुई थी। किसने? जतिन दा ने। और जतिन दा जो है इन्होंने भूख हड़ताल की थी 64 डेज की, और जिसके बाद इनकी 1829 में डेथ हो जाती है। 1929 में ही इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कुछ कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1929 में इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा की जाती है। ये कई बार पूछा गया है कि किसने घोषणा की थी, तो दीपावली की घोषणा किसने की थी? इरविन के द्वारा की गई थी। 1929 में ही आप जानते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए याजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर लाठियां पड़ जाती हैं इनके सर पर। कांग्रेस कार्य समिति ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था और मनाया भी था। संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया था और पूर्ण स्वराज की शपथ भी ली गई थी। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 सूत्री मांगे रखी गई थी। तो 11 सूत्री मांगे किसने रखी थी? गांधी जी ने। किसके सामने रखी थी? इरविन के सामने। 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में गये का उद्घाटन किया था। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा। ठीक है, वैसे राजधानी का स्थानांतरण तो 1912 में ही हो गया था, परंतु नई राजधानी का उद्घाटन कब किया जाता है? तो यह किया जाता है इरविन के द्वारा 13 फरवरी 1931 में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ क्या करते हैं? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दांडी मार्च। कितने मेंबर थे? 78। कहां से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। कहां तक यात्रा की थी? दांडी मार्च तक। 12 मार्च को यात्रा शुरू होती है गांधी जी की और ये खत्म होती है 6 अप्रैल 1930 को, जहां पर गांधी जी ने नमक बना करके इसको तोड़ दिया था। ठीक है, इसी दिन से नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। यह सविनय अवज्ञा मूवमेंट जो था, सविनय अवज्ञा मूवमेंट इस समय शुरू हुआ था। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। गोई में तो आप जानते हैं कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 1930, 31 और 32 में, जिसमें सिर्फ कांग्रेस की तरफ से गांधी जी सिर्फ दूसरे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं जो मेरठ षड्यंत्र केस होता है, मेरठ षड्यंत्र केस में लॉर्ड इरविन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि जो मेरठ षड्यंत्र केस है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? इरविन के द्वारा। 1930 में ही शारदा एक्ट पारित किया जाता है और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, शारदा एक्ट के बारे में एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो विवाह की उम्र थी वो बढ़ा करके जो बॉयज थे उनकी ये तो कर दी गई थी 18 वर्ष और लड़कियों की ये है 14 वर्ष थी। तो इसकी ये कितनी थी? 14 ईयर जो विवाह की उम्र कर दी गई थी। तो 18-14 ये उम्र थी विवाह की। और गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। इसके बाद इरविन के बाद दूसरे जो वायसराय आते हैं जिनका नाम है वेलिंगटन। इनके समय में दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1 दिसंबर 1931 को और गांधी जी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था कांग्रेस का। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। कम्युनल अवार्ड जो कहते हैं, तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसा किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो बी.आर. अम्बेडकर हैं उनके द्वारा दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जाती है और जो प्राप्त भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद गांधी जी आप जानते हैं नाराज हो जाते हैं इस बात से और गांधी जी भूख हड़ताल पहुंच जाते हैं। और फिर 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता होता है। ठीक है, पूना फैक्ट होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में। फिर दिसंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कांग्रेस तरफ से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी ने तीनों उसमें पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। 1932 में ईस्वी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना देहरादून में होती है। कहां पे होती है? देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना। 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र जो इनका नाम था चौधरी रहमत, और ये इनके द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को दिया जाता है। तो सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अय्यर ने। परंतु द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिए मोहम्मद जो इकबाल हैं जिन्हें सारे जहां से अच्छा गाया है, उनके द्वारा ही ये शब्द दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत।
परंतु पाकिस्तान शब्द कौन देते हैं? चौधरी रहमत ये। ठीक है। 1934 में जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव जो हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। किन्होंने की समाजवादी पार्टी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जी द्वारा 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है और जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर देता है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया जाता है। तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। फिर देखिए 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। 1936 में क्या होता है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती द्वारा। सहजानंद सरस्वती जी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, यह देखिएगा 21 जनवरी 1936 को जॉर्ज पंचम का निधन हो जाता है और एडवर्ड अष्टम का राज्यारोहण होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब छोड़िए। इसको आते हैं लॉर्ड इरविन। इनका समय जो रहता है 1936 से 1936 से 1944 तक रहता है। प्रथम बार प्रांतीय आम चुनाव 1936-37 में होते हैं, जिसमें से 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की जीत होती है और 6 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, जबकि 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनती है। तो ये पूछा जाता है कि कितने प्रांतों में जीत प्राप्त हुई थी कांग्रेस को? तो 11 में से 8 में, जहां पर 6 में से पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है और 2 में क्या होता है? गठबंधन की सरकार बनती है। इंपॉर्टेंट है। चुनाव कब हुए थे? 1936-37 में। इसको जानते हैं कांग्रेस का फैजपुर में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस होती है। फैजपुर में कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होता है और यह गांव में जो हुआ था, यानी एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसका गांव में आयोजन किया गया था। तो गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो नेहरू जी ने की थी। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता, आप जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो था 1939 के अध्यक्ष से त्याग पत्र दे दिया था। आप जानते हैं त्रिपुरी संकट कहते हैं इसको, जहां पे सिद्धारमैया जो थे, जिनका गांधी जी चाहते थे कि वो बने, उसके अध्यक्ष बने, परंतु जीत किसकी होती है? कांग्रेस में अध्यक्ष पद की जीत होती है सुभाष चंद्र बोस की, जिससे गांधी जी और इनकी खटपट शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर ये त्याग पत्र दे देते हैं और ठीक है, और उसके बाद स्थापित करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1939 में। ठीक है, उसके 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। मुक्ति दिवस कब मनाती है? 1939 को 22 दिसंबर को। मई 1914 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बनते हैं 1940 में। और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान की मांग की। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान की मार्च 1940 में मांग की जाती है। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा पनवार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे, बहुत बार पूछा गया है। विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे और दूसरे कौन थे? तो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये दूसरे सत्याग्रह थे। 1941 में सुभाष चंद्र बोस का भारत से वो यहां से निकल जाते हैं, ठीक है, बच करके अंग्रेजों से। 1942 में फिर क्रिप्स मिशन भारत आता है। आप जानते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेट चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन के जो भी प्रोविजन थे उनको पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? गांधी जी ने। 8 अगस्त 1942 को आप जानते हैं गांधी जी ने भारत छोड़ो क्रांति की शुरुआत की थी और इसके बाद करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने यहीं पर करो या मरो का नारा दिया था 1942 में ही, जब अगस्त क्रांति के दौरान। 1943 में बंगाली मूवमेंट वही हुआ, अकाली पड़ा। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में ही बांटो और वापस जाओ का नारा दिया था। तो इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब होती है ये याद रखिएगा। कहां पर
किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने क्या नारा दिया था, बांटो और वापस जाओ। इसके बाद हैं लॉर्ड वेबल, जो है भारत के वायसराय बन के आते हैं। इन्होंने एक तो सार्जेंट योजना प्रस्तुत की थी जिसका उद्देश्य था शिक्षा में सुधार करना, सार्जेंट योजना 1944 जिसका उद्देश्य था शिक्षा में सुधार करना। 1944 में सी राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया था, ठीक है, जिससे इनका ये उद्देश्य था कि, ये बाद में पढ़ेंगे क्या है, बट ये समझो कि पाकिस्तान और जो डिमांड है उसको किसी तरीके से रोक करके देश की आजादी में जो है वो ध्यान दिया जाए, इस वजह से उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसका देखिए वेबल ने 1945 में वेबल योजना प्रस्तुत करते हैं जिससे दोनों ही कांग्रेस ना ही मुस्लिम लीग संतुष्ट होती है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है और क्लेमेंट एटली जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। 1945 में ही शिमला में आयोजन होता है, ठीक है, और आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर रेड फोर्ट में जो है वहां पर आप जानते हैं मुकदमा दायर किया जाता है 1945 में, ठीक है। इसमें 3 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा किया जाता है, ठीक है। एक गुरबख्श सिंह, इसमें एक हिंदू रहते हैं जिनका नाम था प्रेम सहगल, ठीक। दूसरे सिख थे जिनका नाम था गुरबख्श सिंह, और तीसरे थे मुस्लिम जिनका नाम था शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज। इन 3 व्यक्तियों पर मुकदमा दायर किया जाता है, ठीक है, जिनकी पैरवी बाद में कई सारे देश के जाने माने जो एडवोकेट हैं, नेहरू हैं आदि करते हैं और इनको बचाने का प्रयास करते हैं। देश भर में माहौल बन जाता है, फिर इनको आजाद किया जाता है। तो ये इतनी घटना है। इसका जानते हैं 16 अगस्त 1947 को मोस्ट इंपोर्टेंट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही थे डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। कब? 16 अगस्त 1946 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार मार्क कीजिए। और ये भी जो केस बताया ये भी, ठीक है। इस बार जानते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद ही आप जानते हैं इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो कैबिनेट मिशन कब आता है? 1946 में। उसका सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन होता है। तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 1946 में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ये घोषणा करते हैं कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्रता दे दी जाएगी। कब तक कहा था, वादा किया था? जून 1948 तक, परंतु आजादी कब हो गई? 1947 में। फिर आप जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन होता है और प्रथम बैठक होती है। तो प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जो हैं इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं संविधान सभा के। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है यहां तक। इसको आता है माउंट बेटन। माउंट बेटन जो है 1947 से 48 तक ये यहाँ के गवर्नर रहते हैं। माउंट बेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ये वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आजादी के बाद प्रथम और अंतिम वैसे ब्रिटिश सरकार के वायसराय थे। 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना जो है प्रस्तुत की जाती है और जिसमें भारत विभाजन की रूपरेखा रखी जाती है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करते हैं और 18 जुलाई 1947 को इसे पास किया जाता है और भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर माउंट बेटन ही बनते हैं स्वतंत्र भारत के, ठीक है। और रेड क्लिफ की अध्यक्षता में जो सीमा का विभाजन करते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो ये जो सीमा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। फिर आते हैं भारतीय जो व्यक्ति गवर्नर बनते हैं 1948 में। प्रथम भारतीय गवर्नर बनते हैं सी राजगोपालाचारी, ठीक है। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के नए संविधान को अडॉप्ट किया जाता है और इस पद को समाप्त करके अब राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है और जो गवर्नर का पद है वो समाप्त हो जाता है, गवर्नर जनरल का पद जो होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा आज तक के यहां तक के टॉपिक। अब हम बात करेंगे भारत में जो प्रशासनिक नीतियां हैं, ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक नीतियां, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। प्रशासनिक नीतियां बाकी जो है, ठीक है,
तो आप इसको जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो टॉपिक बचे हुए वो करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड।